हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कैम नॉट मिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सबसे पहला लेक्चर देखा होगा सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करी थी अबाउट मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फिर हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। उसके हिसाब से भी हमने चीज़ों को डिफाइन किया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन से रिलेटेड बातें। लेट मीन हुआ ये था कि जैसे कि जब आपने कल देखा कि हमने सॉल्यूशन बना के तैयार कर दिया था, जिसमें एक सॉल्यूट था और एक सॉल्वेंट था। अब जरूरत ये लगी कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया गया है, तो उसमें किसकी क्वांटिटी या फिर आप बोल सकते हो किसका परसेंटेज कितना है, किसकी स्ट्रेंथ कितनी है। क्योंकि बेसिकली जो आपके पास ये टर्म होती है कंसंट्रेशन, दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ओनली, वो स्ट्रेंथ के बारे में ही बताता है। तो आज जो मैं आपको शुरू करवाने वाला हूं वो है हमारे पास कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, कंसंट्रेशन, जिसको आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। स्ट्रेंथ किस चीज की? स्ट्रेंथ हम निकालेंगे यहाँ पे एक सॉल्यूट की, या फिर आप बोल सकते हो फॉर एनी कंपोनेंट। इट कैन बी योर सॉल्यूट, इट कैन बी योर सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूट की कितनी ताकत है या सॉल्वेंट की उसके अंदर कितनी वेटेज है, कितनी ताकत है, उस चीज के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, उसकी क्वांटिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन देती है, उन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होती है? एक तरीके से हमारे पास कंसंट्रेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है बच्चे। वो कौन कौन सी है? एक होती है आपके पास क्वालिटेटिव और एक होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म, तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम टोटली बोर्ड्स के ऊपर काम करने वाले हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी में इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमारे पास दो टाइप के टर्म्स या दो टाइप में कंसंट्रेशन को डिवाइड किया था, क्वालिटी के हिसाब से और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो अगर हम क्वालिटी के हिसाब से बात करेंगे, तो क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के हिसाब से, तो क्वालिटी के हिसाब से आपके पास जो चीजें होती है वो दो टाइप की होती है। वो कौन कौन सी होती है बच्चे? एक होती है हमारे पास डाइल्यूटेड और एक होती है हमारे पास कंसंट्रेटेड। अब ये डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, इन विच द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस। जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा, जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। देखो, इन विच द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इन विच द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज हायर, जहां पे सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां पे सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और जहां पे इसकी मात्रा कम होगी उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूटेड। अब होता यह है बच्चे कि हमारे पास कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड चीज तो बहुत अच्छी थी, समझ में भी सबको आ रही थी, बट ये आपको एक बिल्कुल सटीक, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बातों के बारे में नहीं बता पा रही थी कि वहां पे अगर कोई चीज सॉल्यूट के रूप में है तो सॉल्यूट उसके अंदर है कितना, अगर कोई चीज सॉल्वेंट के रूप में है तो वो सॉल्वेंट वो कितना है। दैट मीन हमें एक पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी, एक नंबर चाहिए था जो उनके बारे में दर्शा सके, उनके बारे में बता सके कि ये एग्जैक्टली है कितना। तो उसके लिए, जैसे कि उसका नाम बता रहा है, क्वांटिटी, दैट मीन क्वांटिटेटिव तरीके से हम लोग यहां पता लगाएंगे कि आपके पास सामने वाली चीज जो है एग्जैक्टली है कितना, या उसका कितना वेटेज है, या उसकी कितनी स्ट्रेंथ है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। तो उसके हिसाब से, क्वांटिटेटिव तरीके के हिसाब से एनसीईआरटी कहती है दैट वी हैव वेरियस, ठीक है ना, वी हैव वेरियस वेज, लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, दैट वी हैव वेरियस वेज टू चेक द क्वांटिटी। ठीक है ना, तो हमारे पास बहुत तरीके हैं उसकी क्वांटिटी को चेक करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला तरीका है हमारे पास मास परसेंटेज। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे M/N। किसी किसी बुक में इसको W/W भी रेफर किया हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको M/M बोल सकते हैं, विच मीन्स मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरा तरीका जो वो कहता है, आप निकाल सकते हो, दैट इज योर वॉल्यूम परसेंटेज, विच इज ऑल्सो नोन एज V/V। तीसरा आप निकाल सकते हो यहां पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
अब आधे बच्चे बोल रहे होंगे भैया कि तो वही टॉपिक है जो आपने क्लास 11th के टाइम पे पढ़ाया था। एग्जैक्टली ये वही टॉपिक है जो आप क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और जो लास्ट का पार्ट होता है उसका। तो ये चीजें वहीं पे है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मिक्सचर को जोड़ना। तो हमें मिक्सचर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के अंदर ये बताती है हमें कि देखो पहले आप इन बातों को एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि इनका इस्तेमाल आगे जाके हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, जो भी यहाँ पे लॉज आने वाले हैं उसके अंदर होने वाला है। ठीक है। और फोर्थ मेथड जो हमारे पास है दैट इज योर मोलैरिटी। फिफ्थ मेथड इज योर मोलैलिटी। सिक्स्थ मेथड इज योर नॉर्मेलिटी। Seventh method is your mole fraction. Eighth method is your formality. And ninth method is your ppm, which means parts per million. ठीक है बच्चे, तो हमारे पास देखो क्वांटिटी के हिसाब से नापने के लिए हमारे पास 9 तरीके हैं। तो छोटी बात नहीं है, इतने सारे तरीके हैं हमारे पास। तो आगे जाके यही होगा कि जब हम वेरियस साइंटिस्ट के लॉज पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट जो है अपने अपने तरीके से, लाइक एक एग्जांपल बताता हूं, हेनरीज लॉ जब आप पढ़ोगे तो हेनरीज जी ने कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए, उसको नापने के लिए मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना। ऐसे ही जब आप लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ोगे उन्होंने भी किसका इस्तेमाल किया, मोल फ्रैक्शन का। ऐसे जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको चीज समझ में आएगी। पर जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, मोलैलिटी का। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ोगे तो मोलैरिटी आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो बेसिक नॉलेज है वो आजकल की जो आपकी क्लास चल रही है, जो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स होंगे उसके अंदर ही आपकी बेसिक पढ़ाई जो है या बेसिक नॉलेज जो है वो आपको गेन हो जाएगी। और उससे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बातों को उठा के अपने टॉपिक्स को रिलेट करेंगे और हमारे लिए वो चीज फिर और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, क्वालिटी के हिसाब से हम 2 तरीके से कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। इट कैन बी डाइल्यूटेड, इट कैन बी कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड वो होती है जिसकी क्वांटिटी कम होती है, कंसंट्रेटेड वो होती है जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। पर क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पा रही थी किसी की, तो हम क्वांटिटी की तरफ गए। क्वांटिटी में हमारे पास उसने बोला वेरियस वेज है, हमारे पास क्या है, हमारे पास वेरियस वेज है उसको चेक करने के लिए। दैट कैन बी योर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, पीपीएम। अब आधे बच्चे तो यही घबरा गए होंगे भैया 9 टाइप्स के पढ़ने हैं। तो आपको एक अच्छी बात बता दूं, फॉर स्पेशली फॉर बोर्ड्स, हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में नॉर्मेलिटी नहीं पढ़नी होती और हमें फॉर्मेलिटी भी नहीं पढ़नी होती। पर हम लोग बच्चे जो है यहाँ पे नॉर्मेलिटी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब आप लोग फैराडेज लॉज के अंदर जाओगे और वहां पे इक्विवेलेंट मास निकालने को आएगा, तब जाके मुझे आपको नॉर्मेलिटी या एन फैक्टर जो इसके अंदर आता है वो समझाना पड़ेगा। तो जब हमें वो चीज आगे लेके पढ़नी ही है तो क्यों ना जिस चैप्टर में ये नॉर्मेलिटी है उस चैप्टर के अंदर ही इसे पढ़ लिया जाए, तो ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को हमने सही जगह पे सही चीज सिखा दी है, जिसकी वजह से आप उसको आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मास परसेंटेज से जितना हो पाएगा मैक्सिमम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं क्वांटिटेटिव तरीका कंसंट्रेशन को चेक करने का। तो चलिए बच्चे सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन के क्वांटिटेटिव तरीके से निकालने के लिए एक सबसे पहली टर्म जो आती है दैट इज योर मास परसेंटेज। दैट इज योर मास परसेंटेज विच इज डिनोटेड बाय m/n। अब ये मास परसेंटेज क्या है? अब होता यह है कि बेसिकली अगर मैं मास परसेंटेज निकालूं तो हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। अब स्ट्रेंथ कैन बी ऑफ सॉल्यूट और स्ट्रेंथ कैन बी ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब भाई जब सॉल्यूशन बना है तो सॉल्यूशन तो सॉल्यूट से भी बना है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट से भी बना है। अब जब बना दोनों चीजों से है तो उसकी क्वांटिटी के बारे में एक परसेंटेज के रूप में जब हम बात करते हैं तो उसको मास परसेंटेज कहते हैं। तो अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो और यू कैन से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मुझे निकालना हो, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास अकॉर्डिंग टू क्लास 10 की मैथमेटिक्स के हिसाब से जिस चीज की हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हम न्यूमरेटर मतलब ऊपर की तरफ रखते हैं और जिस चीज में से निकालनी है उसको हम लोग नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में। तो इसीलिए तो मास ऑफ सॉल्यूट विल बी लाइक अमाउंट और यू कैन से क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल क्वांटिटी और यू कैन से अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन।
क्योंकि हमारे पास वो जो सॉल्यूट है वो है किसके अंदर, वो सॉल्यूट तो सॉल्यूशन के अंदर है ना बच्चे। तो इसीलिए सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है क्वांटिटी वाइज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। अब क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो इनटू हमने क्या कर दिया, 100 से कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर मास परसेंटेज फॉर सॉल्यूट। सिमिलरली अगर हम देखा जाए तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे निकालना हो, इफ मुझे बोल दिया जाए कि सॉल्वेंट बताए कि आप लोग मास परसेंटेज के रूप में, लेट मीन एक परसेंटेज के रूप में बताओ कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि आप लोग कंसंट्रेशन का क्वांटिटी मेथड पढ़ रहे हो तो क्वांटिटी के बारे में बात तो करेंगे। इट कैन बी ऑफ सॉल्यूट, इट कैन बी ऑफ सॉल्वेंट एज आई सेड। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो अगेन आप देखो यहां पे किसकी बात करी, सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी सॉल्यूट नहीं, इसके अंदर आएगा सॉल्वेंट, सॉरी बाय मिस्टेक हमने फ्लो में सॉल्वेंट लिख दिया। तो यहां पे क्या आएगा कि हमारा टोटल क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलेंगे मास परसेंटेज। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और किसका निकाला हमने, सॉल्वेंट का। तो एक चीज देखी जाए, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा और जो सॉल्यूट होगा, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी के अंदर वजन आएगा, तो वजन के अंदर ये केजी में रहेगा या ग्राम में रहेगा या मिलीग्राम में रहेगा। अब देखो क्योंकि आप लोग यहां बात मास की कर रहे हो तो मास के लिए तो इट कैन बी योर केजी, इट कैन बी योर ग्राम, इट कैन बी योर मिलीग्राम और एक्सेट्रा, जो भी आपके पास मास से रिलेटेड टर्म है वो कुछ भी आ सकती है। पर बच्चे अगर आपको क्लास 11 का थोड़ी सी बात याद हो तो क्लास 11 में एक बात आई थी कि हमारे पास SI यूनिट्स तो होती है बट SI यूनिट हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कहीं कहीं पे हम लोग कॉमन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे वजन के लिए केजी तो उसकी SI यूनिट है, केजी क्या है बच्चे, SI यूनिट है। पर हम लोग क्या करते हैं, ग्राम। जब हम लैब में काम करते हैं या फिर हम जब रियल लाइफ की बात करते हैं तो उस रियल लाइफ में, उस लेबोरेटरी मेथड में हम ये चीज ध्यान रखते हैं कि चीजें ग्राम में इस्तेमाल की जाए या मिलीग्राम में इस्तेमाल की जाए, क्योंकि इतनी केजी की क्वांटिटी में हम लोग रिएक्शंस नहीं कर सकते। तो उस चीज के हिसाब से हमारे पास जो ग्राम है, ग्राम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली यूनिट है, तो दिस इज योर कॉमन यूनिट, दिस इज योर कॉमन यूनिट। तो इसीलिए आपके पास इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो मास माना गया है वो मानते हैं हम लोग कि मास किस में ले रहे हैं, मोस्टली हम किस में लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं। इसीलिए जब आप इसको परसेंटेज से ओपन करोगे, दैट मीन जब इस फॉर्मूले से आप लोग वैल्यूज निकालने की कोशिश करोगे तो वो वैल्यू आपकी इन टर्म्स ऑफ ग्राम नापी जाएगी, इन टर्म्स ऑफ ग्राम आपको मिलेगी, किलोग्राम नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉमन यूनिट हमारे यहाँ पे क्या है, ग्राम है। अब इस फॉर्मूले से हम एक काम और कर सकते हैं कि देखा जाए तो अगर मान लो आपको यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी पता लग गई, तो वी नो दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, ये बात तो आपको पता है। अब एक बात बताओ, अगर आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी पता लग गई, अगर आपको सॉल्यूट की क्वांटिटी पता लग गई, दैट मीन आपको इनडायरेक्टली सॉल्यूशन की क्वांटिटी पता है, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर आपको मिल रही है तो वो सॉल्यूशन के अंदर से मिल रही होगी। तो हमारे पास दैट पर्टिकुलर टॉपिक में, जब मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूं, तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन की क्वांटिटी पता होती है, हमें एक की क्वांटिटी मिल जाती है कैलकुलेशन से, तो दूसरी की क्वांटिटी तो हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हर जगह दोनों के दोनों फॉर्मूले लगाओ या दोनों की दोनों वैल्यूज डालो। अगर आपके पास एक वैल्यू भी आ जाती है तो आप दूसरे की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं, आपके पास एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है ग्लूकोज का, ठीक है। तो थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज कर देता हूं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए कि किस तरीके से मास परसेंटेज आपको यूज करना है अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नहीं आता। यहां से क्वेश्चन आपको क्या करेगा, इस पॉइंट को उठाएगा, क्वेश्चन के अंदर डालेगा और बोलेगा अब इसका यूज करो। लाइक अगर मैं बोल दूं आपको, आई एम हैविंग 10% ऑफ ग्लूकोज विच इज m/m, ठीक है ना। या फिर आपके पास किसी किसी बुक में लिखा सकता है बाय मास, ठीक है ना, क्या लिखा सकता है, बाय मास, इसका मतलब भी वही है m/m। तो 10% ऑफ ग्लूकोज बाय मास है हमारे पास, और हम लोग अपने हिसाब से जो मैंने लिखा था m/m वही लिख देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है ना। इन वाटर लिख देते, चलो इन वाटर। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है सिर्फ और सिर्फ चीजों को जानने के लिए।
ठीक है ना। आप ये कह सकते हो कि आप एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, आपको एनसीईआरटी में ऐसी लैंग्वेज नहीं मिली हुई, तो बट यहाँ पे बात समझने की है। मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं मास परसेंटेज यूज करना सिखा दूं। तो आप फिलहाल जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको, एक बार उसको समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। उसने बोला कि मेरे पास 10% ग्लूकोज है m/m, दैट मीन बाय मास के फॉर्म में, किसके अंदर, पानी के अंदर। तो बताओ सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है, दैट मीन सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। तो देखो बच्चे, होता ये है कि अगर मैं देखूं, उसको बोल सकता हूं 10%, दैट मीन 10/100, और है कौन, ये ग्लूकोज है, ये है कौन, मेरा ग्लूकोज, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, बाय मास बोला हुआ है, बाय मास का मतलब यहां पे आपके पास जो क्वांटिटी है वो मास के रूप में है, और ये बाय 100 है परसेंटेज में, दैट मीन ये मास परसेंटेज हो गया। तो इसका मतलब मास परसेंटेज ने अभी बोला था कि आपके पास जब कभी भी क्वांटिटी नापनी हो तो मास परसेंटेज आपको क्वांटिटी ग्राम के रूप में देगी। तो आज का इसका मतलब ये हो गया कि नीचे है हमारे पास 100 ग्राम और ऊपर है मेरे पास 10 ग्राम। और मुझे इतना भी याद है कि भैया नीचे तो हम लोग टोटल क्वांटिटी रखते थे, मतलब मेरे सॉल्यूशन की क्वांटिटी, और ऊपर की क्वांटिटी तो डिपेंड करती है कि वो सॉल्यूट की होगी या फिर सॉल्वेंट की। अब क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन की क्वांटिटी, मेरे सॉल्यूशन की क्वांटिटी जो है वो कितनी मुझे पता लग गई है, इट इज 100 ग्राम, इट इज 100 ग्राम, मुझे यहां से पता लग गई। तो खुद एक बार सोचिए कि जो चीज 100 ग्राम में से सिर्फ 10% पार्ट लेके आ रही है, 10 ग्राम है, तो अभी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जिसकी क्वांटिटी लेस होती है वो सॉलिड हो जाता है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सॉलिड हो जाता है। दैट मीन मेरे पास यहाँ पे ग्लूकोज एक सॉल्यूट है। आई नो दैट आधे से ज्यादा बच्चों को पता होगा कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो सॉल्वेंट है। बट क्योंकि हम लोग एक बेसिक चीजों को पढ़ना सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है आगे जाके पानी आए, और कुछ भी चीजें यहाँ पे आ सकती है। लाइक एक क्वेश्चन है बेंजीन के अंदर वाला, तो बेंजीन के अंदर अगर क्वांटिटी दी थी तब, तो इसी तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन की क्वांटिटी 100 ग्राम आ गई, तो ग्लूकोज जो कि यहाँ पे एक टाइप से क्या है, मेरा सॉल्यूट है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ पे 10 ग्राम। तो देखो आपके पास परसेंटेज से ही आपने ग्लूकोज की क्वांटिटी, आपने पूरे सॉल्यूशन की क्वांटिटी, और यहां तक कि सॉल्वेंट जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसकी क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। और वो भी कैसे, आपको देखिए सॉल्वेंट, तो हमें पता है दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना है बच्चे, यहाँ पे सॉल्यूट है हमारे पास यहाँ पे 10 ग्राम, सॉल्वेंट मुझे नहीं पता, बट आई नो दैट मेरा सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट विल बी 100 माइनस 10, दैट इज योर 90 ग्राम यहाँ पे सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट है क्या यहाँ पे, पानी। तो देखिए यहाँ पे मैंने हर एक चीज की क्वांटिटी निकाल दी है सिर्फ और सिर्फ एक इतनी सी इंफॉर्मेशन से। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मास परसेंटेज आपके पास क्लास 12th में डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है, मास परसेंटेज को यूज करने का तरीका सिखाया जाता है सिर्फ, ताकि जब आप आगे जाके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में अगर m/m लिखा हुआ है या बाय मास लिखा हुआ है या v/v लिखा हुआ है या बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो उनके हिसाब से क्वांटिटी निकाल सको और उसको फर्दर मोलैरिटी, हेनरीज कांस्टेंट, वेरिएबल चीजों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो होप सो आपको ये मास परसेंटेज का टॉपिक समझ में आया होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि मास परसेंटेज आपको यूज करना कैसे है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी वाले नापने की तरफ। दैट मीन आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि हमारी कंसेंट्रेशन का सेकंड पार्ट है क्वांटिटेटिव तरीके का। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की, ठीक है, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज अ वॉल्यूम परसेंटेज डिनोटेड बाय v/v। ओके, अब वॉल्यूम परसेंटेज अगेन जहां पे मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी वॉल्यूम वाइज निकालनी हो, मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालनी हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, v/v। अब अगेन सॉल्यूट की मात्रा, दैट मीन सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में से निकालूंगा, सॉल्यूशन के अंदर से, और सॉल्वेंट का वॉल्यूम किस में से निकालूंगा, सॉल्यूशन के अंदर से। तो जब मुझे सॉल्यूशन के अंदर से ही निकालना है तो अगेन डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन और न्यूमरेटर में हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विद रिस्पेक्ट टू हमें क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में करना है, सॉल्यूट के या फिर सॉल्वेंट के। तो अगर हमारे पास बात आए वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इट विल बी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगेन अगर मुझे निकालना हो सॉल्वेंट का, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ solvent will be equals to volume of solute upon में total volume of
सॉल्यूशन इंटू 100। और इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परसेंटेज की। अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने मास परसेंटेज में सीखा था अभी, बस यहाँ पे हमें जानना है कि इसके लिए यूनिट का इस्तेमाल क्या करेंगे। तो वी नो दैट कि अगर हम वॉल्यूम की यूनिट की बात करते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट जो एसआई यूनिट है दैट इज योर, उसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज योर लीटर, ठीक है ना। लीटर क्या है, उसकी एसआई यूनिट है। बट अगेन हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं या जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो एक लेबोरेटरी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो लैब में परफॉर्म किए गए होंगे या जो उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे। तो उसका मतलब भैया लीटर के अंदर तो हम बात करते ही नहीं है लैब में, हम लैब में लीटर में नहीं, हम मिलीलीटर में बात करते हैं। इसीलिए इसकी अगर मैं कॉमन यूनिट की बात करूं तो इसकी कॉमन यूनिट हो जाती है हमारे पास मिलीलीटर। कॉमन यूनिट क्या हो जाती है हमारे पास, मिलीलीटर। इसीलिए जब कभी भी आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी तो उसमें क्वांटिटी आपको हमेशा ml के फॉर्म में लेनी है या ml के फॉर्म में दी हुई है, यह आपको मानकर चलना पड़ेगा। और मास परसेंटेज के अंदर जो भी परसेंटेज आपको दी हुई है उसकी क्वांटिटी आपको ग्राम के रूप में लेकर चलनी पड़ेगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सिमिलरली अगर हम इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो मैं ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाना चाहूंगा, ऑल्सो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा या आप मेरे साथ नोट करते हुए चल रहे होंगे। तो अगर मैं इसको रब कर देता हूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम लोग अपने समझने के लिए। दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट चेंज इट्स वैल्यू, हम बोल देते हैं कि हमारे पास अराउंड 15% इथेनॉल, ठीक है। किताबों में क्या लिखा सकता है, आपकी फर्दर बुक्स में V/V लिखा सकता है और बाय वॉल्यूम भी लिखा सकता है। तो मैं भी लिख रहा हूं यहाँ पे 15% V/V सॉल्यूशन, ठीक है ना, V/V सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, V/V एक्वस सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, इससे हमें पता लग जाएगा एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में मिला हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। एक्वस का मतलब याद होगा ना, क्लास 11 में पढ़ा था आप लोगों ने। एक्वस मतलब जब पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे हम लोग पानी के रिस्पेक्ट में एक्वस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दैट एक्वस वर्ड मींस कि वाटर इज इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है। अगेन आपसे पूछा गया है बताओ यहाँ पे सॉल्यूट कितना है और आपका सॉल्वेंट कितना है। तो अगेन सॉल्यूट और सॉल्वेंट आधे से ज्यादा बच्चों को पता है कौन है, पर कोई बात नहीं, एक बार करके देखते हैं। उससे हमें क्या पता लगेगा, उससे हमें ये पता लगेगा कि सॉल्यूट कौन था और सॉल्वेंट कौन था और कितना था। और क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं तो क्या दिक्कत है अगर हम सारी बातें दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लेट्स रिकॉल दैट कि अगर हम इसको क्या करते हैं 15/100 लिखते हैं, किसके लिए, इथेनॉल के रिस्पेक्ट में। तो वी नो दैट इट इज रिटन एज V/V। और हमने अभी बोला था कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमारे साथ बातें ml के फॉर्म में की जाती है, दैट मीन मिलीलीटर के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की जो चीज दी गई है वो भी मिलीलीटर में है और ऊपर वाली चीज भी मिलीलीटर में है। अभी तो मुझे फॉर्मूला भी याद है, ऊपर तो भैया मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्यूशन सॉल्वेंट होता है और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब क्योंकि नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो मुझे एक चीज पता लगी अपनी इंफॉर्मेशन सबसे पहले, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पे यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बच्चे, 100 ml है। कितना है, 100 ml है। और बात की जाए यहाँ पे 15 ml की, तो जो चीज 100 में से सिर्फ 15 है, जो चीज 100 में से सिर्फ 15 है, तो वो चीज की क्वांटिटी क्या है, कम है। अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो वो क्या बन जाएगी यहाँ पे, सॉल्यूट। दैट मीन इथेनॉल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो इथेनॉल मेरा क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है। तो अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की, दैट इज इथेनॉल की, तो वो वॉल्यूम कितना है हमारे पास, दैट इज योर 15 ml। और फिर वही तरीका जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर मुझे सॉल्वेंट की बात करनी है तो सॉल्वेंट की बात करने के लिए आई नो दैट सॉल्यूशन में से मैं सॉल्यूट की वैल्यू माइनस कर दूंगा, दैट इज 100 माइनस 15, 10 5 85। दैट मीन योर 85 ml क्या है हमारे पास 85 ml क्या है हमारे पास 85 ml है सॉल्वेंट की क्वांटिटी या सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो वहां वॉल्यूम परसेंटेज भी आपको यूज करना आ गया, आपको मास परसेंटेज भी यूज करना आ गया और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आने नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होने हैं। तो होप सो आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से परसेंटेज के रूप में दी गई चीजों से हम सॉल्यूट की क्वांटिटी या वॉल्यूम और सॉल्वेंट का क्वांटिटी और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं।
अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक में, दैट इज योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर बाकी के टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। एज मैंने आपको बोला था कि हम वीडियोस की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, सो दैट आपके लिए भी कंफर्टेबल हो, आपके लिए भी इजी हो पढ़ना, और आपको इससे क्या होगा, नोट्स बनाने में आसानी मिलेगी। तो इसलिए आप मेरी वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट बोर्ड से रिलेटेड देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप बोर्ड्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सके। तो चलिए चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज योर मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, आप लोगों ने अगर सिलेबस देख लिया हो 2023 और 24 वाला, तो अगेन उस सिलेबस के अंदर आपका सॉलिड स्टेट जो पार्ट है वो कट हो चुका है। और क्योंकि हम लोग टोटल बोर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे जितनी भी वीडियोस मैं आपको डिलीवर करूंगा, डेली मैं आपके वीडियोस लेके आया करूंगा, तो वो सारी वीडियोस जो रिलेटेड रहेंगी वो टोटल बोर्ड के कोर्स के साथ रहेगी। तो इसका मतलब सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपके लेके आऊंगा, दैट विल बी योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसलिए आप लोग बोर्ड्स के लिए तो चिंता मत करिए, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको हर एक बेस्ट चीज देने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिनोमिनेटेड बाय एम बाय वी। ठीक है, तो देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in 100 ml of solution। अब देखो जो ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको फॉर्मूला बनवाता हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर की चीज मास के रिस्पेक्ट में बात करनी है, और नीचे वाली चीज दैट इज डिनोमिनेटर, वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो हमें पता है डिनोमिनेटर में तो भैया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, सॉल्यूशन आता है। दैट मीन यहां पे तो आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ऊपर किसकी रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्वांटिटी, और क्योंकि मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा आपके पास क्वांटिटी और यू कैन से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और क्योंकि आप लोग परसेंटेज की बात कर रहे हो तो इंटू 100 करना यहां पे बनता है। बाकी आपको पता है अमाउंट हमें लेना है तो वो ग्राम में लेंगे, और वॉल्यूम हमें लेना है तो एमएल में लेके चलेंगे यहाँ पे। पर एक चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं अब इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, मतलब मैं सॉल्वेंट का फॉर्मूला नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा, तो इसके लिए अगर आपने कॉन्टिन्यूटी में मेरी वीडियोस देख रहे हो या आप मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हो, तो आपने जब फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था आपका सॉल्यूशन का स्टेट आपके सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड की फॉर्म में पाया जाएगा, अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो वो सॉलिड की फॉर्म में पाया जाएगा, और अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो वो गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। तो अगर मेरे पास यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम है, दैट मीन जो मेरा सॉल्यूशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। और वॉल्यूम तो किसका निकालते हैं हम, लिक्विड्स का, खासकर क्योंकि गैस के बारे में बात तो कर नहीं रहे हम। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे है कि मेरा सॉल्यूशन किस फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। दैट मींस कि मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो खुद कौन सी स्टेट में है, मेरा सॉल्वेंट खुद एक लिक्विड स्टेट में है। समझ में आया बच्चे? देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने कल एक चीज पढ़ी थी, सॉल्यूट, हमने देखा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। तो अगर ये मेरे पास सॉलिड है, ये मेरे पास लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। क्योंकि आपने याद किया था कल मेरे साथ कि जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होती है उसी पे सॉल्यूशन डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जब उसने बोल दिया कि सॉल्यूशन ही लिक्विड है, सॉल्यूशन ही वॉल्यूम के फॉर्म में है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट भी वहां पे किस फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है। इसीलिए आपके पास एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला दिया हुआ है, और इसीलिए एनसीईआरटी ने लास्ट की लाइन क्या लिखी हुई है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे स्लैश करके सॉल्वेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सॉल्वेंट तो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड का तो मैं वॉल्यूम रख सकता हूं, क्वांटिटी नहीं रख सकता। इसीलिए इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जब मैं परसेंटेज को ओपन करूंगा तो वहां पे आपके पास 100 ml निकलेगा।
समझ में आई बच्चा लोगों कि आपके पास क्यों सिर्फ और सिर्फ ये एनसीईआरटी ने फॉर्मूला सॉलिड के ऊपर दिया, सॉल्वेंट के ऊपर क्यों नहीं दिया। तो इसी तरीके से आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से आप सामने वाले का अमाउंट या क्वांटिटी निकाल सकते हो और साथ ही साथ आप उसका क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। पर यहां पे एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है जब हमें बात करनी होती है क्वांटिटी की, जब हमें बात करनी होती है क्वांटिटी की बात है। तो चलिए मैं अब आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको क्या कहना चाहता था। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने सिर्फ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉलिड का निकाला, सॉल्वेंट हम यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं लिख सकते, और क्यों एनसीईआरटी डेफिनेशन इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखी हुई है, क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड को मैं क्वांटिटी के रूप में नहीं लिख सकता। तो चलिए मैं आपको चीज बताता हूं कि यहां पे आपको क्या चीज का ध्यान रखना है जब आगे आप न्यूमेरिकल्स करोगे। तो मैं अगर आपको बोल देता हूं कि मेरे पास एक x नाम का सॉल्यूट है, मेरे पास एक x नाम का सॉल्यूट है जो कि कितना है, हमारे पास है, आपके पास 15% m/v है। क्या है हमारे पास, ये x नाम का सॉल्यूट है जो 15% m/v है इन एन एक्वस सॉल्यूशन। दैट मीन एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर x कंपोनेंट की, उस सॉल्यूशन के अंदर x क्या, y ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। उसके अंदर y कंपोनेंट कितना है, 15% है m/v। ठीक है, तो वो ये कहता है कि मुझे क्वांटिटी बताओ, वो कहता है मुझे क्वांटिटी बताओ, आपके पास सॉल्यूट की कितनी है, सॉल्वेंट की कितनी है। क्या बताओ, मुझे क्वांटिटी बताओ सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। तो अगर बच्चे, अगर आपको याद हो, अगर आप बिल्कुल फ्लो में पढ़ रहे हो, तो क्वांटिटी मतलब वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे मास, किसके बारे में बात कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो y कितना है, 15% है, 15% मतलब 15/100 है। कौन है वो भी मेरा, y। अब क्योंकि यहाँ पे m/v लिखा हुआ है, तो वी नो दैट ऊपर वाले पार्ट में, न्यूमरेटर वाले हिस्से में आता है आपका मास और डिनोमिनेटर वाले हिस्से में आता है आपका वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है मेरे पास 100 ml और ये है मेरे पास 15 ग्राम। तो ये तो बोला था उसने, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन 100 ml ऑफ क्या निकल गया, मेरा सॉल्यूशन निकल गया। तो बच्चे मेरा सॉल्यूशन कितना है, मेरा सॉल्यूशन है यहाँ पे 100 ml और मेरे पास सॉल्यूट कितना है, मेरे पास सॉल्यूट है भैया यहाँ पे 15 ग्राम। अब थोड़ा रुक के मुझे पता है आप एकदम से आंसर निकाल रहे होंगे और आप सभी का आंसर 85 आ रहा होगा, पर आप एक चीज भूल रहे हो बच्चे, आप अब इसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। सॉल्वेंट के लिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की वैल्यू डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ml है, ये ग्राम है, दैट मीन डिफरेंट वेरिएबल, दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है और डिफरेंट वेरिएबल को हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, हम माइनस कैसे करते हैं उसे यहाँ पे। तो इसका मतलब तो ये है कि अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन अटक चुका है और इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स कहीं से कहीं तक हमें दिक्कत ना दे। तो अगर बात करता हूं कि भैया अब हम कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको हमेशा क्या गिवन रहेगी, डेंसिटी गिवन रहेगी। क्या गिवन रहेगी, डेंसिटी, विच मींस इसका सिंबल होता है रो एंड विच मींस मास अपॉन में वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। और इसके इस्तेमाल से आप अपने सॉल्यूशन, सॉल्यूट या सॉल्वेंट को वॉल्यूम में बदल सकते हो और मास में बदल सकते हो जब आपके पास उसकी डेंसिटी गिवन होगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं एक चीज ऐड कर देता हूं कि y जो कि 15% m/v था इन एन एक्वा सॉल्यूशन हुज, ठीक है ना, वेयर द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5, इट इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और यूनिट, यस, इफ यू टॉक अबाउट यूनिट, इट इज ग्राम पर ml। क्या यूनिट इसकी, ग्राम पर ml। तो जिसको यूनिट से डर लगता है तो बच्चे यूनिट इसकी 3 होती है, या तो आप इसे ग्राम पर ml बोल लो, या आप इसे ग्राम पर cc बोल लो जिसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या आप इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोल लो। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो न्यूमेरिकल में अगर कहीं पे भी ये तीनों यूनिट लिखी हुई है, इसका मतलब वहां पे आपको डेंसिटी गिवन है। तो अब देखिए मैं डेंसिटी का इस्तेमाल कैसे करता हूं। तो मेरे पास डेंसिटी किसकी दी हुई है, सॉल्यूशन की, और मेरा सॉल्यूशन तो मुझे पता है इट इज 100 ml। तो वी नो दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में मास ऑफ, सॉरी, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा ये ऊपर का पार्ट रख देता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो डेंसिटी कितनी है, 0.5।
मास मुझे नहीं पता, मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, पर वॉल्यूम पता है। अभी निकाला भैया हमने मास परसेंटेज से, दैट इज 100। और जब मैं इस 100 को यहां भेजूंगा, इट विल बी लाइक, मैं इस वाले पार्ट को ऊपर कर रहा हूं, तो 0.5 into 100 दैट विल बी योर मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 50 ग्राम। कितना जाएगा? 50 ग्राम हमारे पास क्या आ गया? पूरे सॉल्यूशन का मास आ गया। तो क्या अब मैं इस मास में से अपना सॉल्वेंट नहीं निकाल सकता? अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, अब तो नॉर्मल क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो मेरे पास सॉल्यूशन कितना है? मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करूंगा तो निकल जाएगा मेरा सॉल्वेंट। तो अगर मैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करता हूं तो सॉल्वेंट बन जाएगा। अब मेरे पास सारी क्वांटिटी तो है। सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है? इट इज 50 ग्राम। सॉल्यूट की कितनी है मेरे पास? इट इज 15 ग्राम। तो यहां पे किसी क्वांटिटी निकल जाएगी सॉल्वेंट की, तो 50 में से 15 गए, 50 में से 15 गए तो 40 माइनस 30, इट इज 35 ग्राम। दैट इज 35 ग्राम क्या है मेरे पास? सॉल्वेंट है। दैट इज मेरा पानी कितना है यहाँ पे? 35 ग्राम। तो मेरे पास यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कितना हो गया? 35 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मेरे पास जब कभी भी कोई भी डेटा गिवन रहेगा तो वहां पे उसकी डेंसिटी जरूर गिवन रहेगी। और एक डेंसिटी मुझे अपने मन से या अपने अंदर याद कर ही लेनी है, वो तो पानी की है। दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी, या 1 ग्राम पर एमएल बोल दो आप, ठीक है ना। तो 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी क्या होती है? डेंसिटी होती है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पानी को ही यूज किया जाता है और पानी की डेंसिटी गिवन नहीं होती। वहां पे आप उसकी डेंसिटी की मदद से उसका जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन होगा वहां से आप वेरिएबल डेटा निकाल सकते हो। तो होप सो आपको ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको पता है हम सॉल्वेंट क्यों नहीं लेते, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए मेरा सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है और मैं लिक्विड को क्वांटिटी के रूप में नहीं रख सकता, जिसकी वजह से मुझे मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना पड़ता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखना पड़ता है, जिसकी वजह से एनसीईआरटी की बात आ जाती है दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। दूसरी बात, ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में एक चीज वॉल्यूम में होती है, एक चीज मास में होती है, क्वांटिटी में होती है। तो उसके लिए हमारे डेटा में क्या चीज एक्स्ट्रा गिवन रहेगी? डेंसिटी हमें ये दिया रहा करेगी। उस डेंसिटी की मदद से, जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उस डेंसिटी की मदद से मैं उस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूं और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकता हूं। होप सो बच्चों आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी बातें मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है या जो भी टॉपिक मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि उन डाउट्स को किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपके पास कोई राय है हमारे लिए या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस या जो आपको ये वीडियोस देखने को मिल रही है अपने दोस्तों में शेयर नहीं करी है तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारा का सारा कंटेंट देने वाला हूं जो हम ऑफलाइन बैचेस में देते हैं, जिसके वजह से आप आसानी से बोर्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।